हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक्स। किसके? तो भाई ये जो हमारी थ्योरी है ना, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, इसके हम पढ़ने वाले हैं कुछ लिमिटेशंस और कुछ ड्रॉबैक्स। प्रीवियस सेशन में हमने इस थ्योरी को स्टार्ट किया था, देखा था कि भाई ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई थी डाल्टन भाई साहब को कि उनको थ्योरी बनानी पड़ी। इस थ्योरी में उन्होंने कौन कौन से पोस्टुलेट्स दिए गए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस थ्योरी का बचा है एक लास्ट पार्ट, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं, कुछ इसके ड्रॉबैक्स हैं, तो वो हम आज के सेशन में कवर कर लेंगे। तो इस सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टारगेट मैंने सेट कर दिया है कि इस सेशन में हमें पढ़ना होगा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस। तो भाई जब टारगेट सेट हो गया तो फिर देरी किस बात की, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। सो दिस इज विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलने वाले हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुंचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट करते हैं आज का ये हमारा सेशन। ठीक है, सेशन में होना क्या वाला है ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आज हम पढ़ेंगे क्या, ड्रॉबैक्स। अब सवाल ये है कि आखिर ये ड्रॉबैक्स आए ही क्यों। तो मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि ये जो हमारे ब्रिटिश केमिस्ट थे ना, जॉन डाल्टन, ये काफ़ी इंटरेस्टेड होते थे नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए। जब भी कहीं बात आती थी कि ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, ठीक है, ये कंक्लूजन निकालना है, वो कंक्लूजन निकालना है, तो सबसे आगे रेस में कौन होते थे? जॉन डाल्टन होते थे। कोई ना कोई चीज़ फाइंड आउट करने के लिए कहा गया और सबसे पहले ये आ जाते थे अपने कंक्लूजन लेकर के। अब इस जल्दबाजी में क्या होता था ना कि कभी कभी तो इनके कंक्लूजन सही भी होते थे, इनके सजेशंस, इनके ओपिनियन सही भी होते थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम इनके जो कंक्लूजन्स होते थे ना वो गड़बड़ हो जाते थे। जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस को एक्सप्लेन करने के लिए सूटेबल एक्सप्लेनेशंस ढूंढने थे साइंटिस्ट को, तो जैसे ही कुछ ढूंढने की बारी आई जॉन डाल्टन सबसे पहले आ गए। क्या लेकर के? अपनी एटॉमिक थ्योरी लेकर के। कुछ पोस्टुलेट्स दिए उन्होंने अपनी थ्योरी में कि भाई ये पोस्टुलेट्स हैं, ये उनके एक्सप्लेनेशन है। अब शायद ये थ्योरी आपको हेल्प कर जाए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, इस जल्दबाजी के चक्कर में इनकी जो थ्योरी के पोस्टुलेट्स थे ना वो एक के बाद एक गलत साबित होते गए। सवाल ये है कि आखिर ये गलत साबित क्यों होते गए। देखा जाए तो इसमें जॉन डाल्टन की गलती नहीं थी। क्यों नहीं थी भाई? एक्चुअली उनके टाइम तक जो भी उन्हें मैटर और एटम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पता थी उसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरी दे दी। अब क्या हुआ, डिस्कवरी हुई। भाई डिस्कवरी को तो हम कभी रोक ही नहीं सकते। आज के टाइम पे भी जाने कितनी चीज़ों के ऊपर डिस्कवरीज चली रही हैं, लेटेस्ट कोरोना के वैक्सीन के ऊपर, है कि नहीं? तो डिस्कवरी को तो हम कभी रोक नहीं सकते। एटम के ऊपर भी बहुत सारी डिस्कवरीज होती गई और जैसे जैसे एटम के ऊपर डिस्कवरीज होती गई, नई नई बातें पता चलती गई एटम्स के बारे में, तो जो थ्योरी उन्होंने दी थी जॉन डाल्टन ने, उसके पोस्टुलेट्स एक के बाद एक गलत होते गए। ये हो गई गड़बड़। तो इसीलिए मैंने बोला कि जॉन डाल्टन की इतनी गलती थी नहीं। भाई उनको जितना पता था उनके टाइम तक जो भी इंफॉर्मेशन थी उसके बेसिस पे उन्होंने पोस्टुलेट बना दिए। अब उनकी क्या गलती, उनको क्या पता था कि भाई आगे जाकर के डिस्कवरीज होने वाली हैं और उसमें तो कुछ नए फैक्ट्स पता चलने वाले हैं एटम से रिलेटेड, जिसके कारण उनके पोस्टुलेट्स गलत प्रूव हो जाएंगे। तो एक काम करते हैं, फटाफट से हम फर्स्ट लिमिटेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन क्या है? एटम इज नो लॉन्गर considered as the smallest indivisible mass। अब ये तो हो गई गड़बड़। About 500 BC से हम यही मानते आ रहे थे, इंडियन फिलोसोफर्स, ग्रीक फिलोसोफर्स सभी ये मानते आ रहे थे कि मैटर क्या होता है। मैटर को आप डिवाइड करते जाओ, डिवाइड करते करते आप एक स्टेज पे पहुंचोगे जहां पे फर्दर स्मॉलेस्ट पार्टिकल का डिवीजन पॉसिबल नहीं होगा, और उसी इनडिविजिबल पार्टिकल को ही हमने क्या नाम दिया था भाई? हमने नहीं, फिलोसोफर्स ने क्या नाम दिया था भाई? एटम नाम दिया था। और महर्षि कन्नड़ ने इसको क्या बोला था? परमाणु नाम दिया था, है कि नहीं? तो इतने पुराने समय से हम यही मानते आ रहे थे
कि एटम या परमाणु क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसका डिवीजन पॉसिबल नहीं है, वो इनडिविजिबल है। लेकिन जैसे जैसे एटम की डिस्कवरी होती गई, एटम के बारे में डिस्कवरी होती गई, पता चला कि अब एटम स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल मास रहा ही नहीं। मतलब क्या, साइंटिस्ट ने पता करा कि भाई जो एटम है ना, दिखने में बड़ा छोटा होता है माना, लेकिन इस एटम के अंदर उसकी खुद की अपनी एक अलग सी दुनिया होती है। उस दुनिया में एटम के पास होते हैं उसके 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और प्रेजेंट होता है एक न्यूक्लियस। मतलब क्या कि अभी तक हम बोल रहे थे कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन अब हम बोल रहे हैं कि एटम के अंदर भी क्या होते हैं, एटम के पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स बोलते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई, तो नाम याद कर लेना। नाम इसलिए याद करना जरूरी है क्योंकि जब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आएंगे तो प्रोटॉन, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में कुछ और भी चर्चा करेंगे हम, क्योंकि हमें एटम का स्ट्रक्चर समझना है। एक हो गया प्रोटॉन, एक हो गया इलेक्ट्रॉन, और तीसरा हो गया कौन, न्यूट्रॉन। और साथ साथ में क्या प्रेजेंट होता है भाई, एक न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है सेंटर में। तो क्या अब हम एटम को स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल मास बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि भाई एटम के अंदर भी उससे भी छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। तो एटम खुद कैसे अब एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहला सकता है, जब हमें यह पता चल गया है कि अब एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है, उससे भी छोटे 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है। तो हो गया ना पोस्टुलेट गलत, हो गई ना थ्योरी गलत, एटॉमिक थ्योरी गलत। पहला पोस्टुलेट तो उसका गलत हो गया कि एटम जो है अब स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल या मास नहीं रहा। अब थोड़ी सी चर्चा हम इन 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में करते हैं। इनके बारे में क्या बोला गया कि भाई प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। और न्यूक्लियस के सेंटर में, सपोज ये क्या है, हमारा एटम है और इस एटम के अंदर क्या है प्रेजेंट है, सेंटर में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट होते हैं भाई, इन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, अब क्या होगा, अब आप बोलोगे कि मैम चलो मान लिया कि रहा एटम, एटम के सेंटर के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स भी एटम में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो थोड़े अलग अंदाज में प्रेजेंट होते हैं। कैसे प्रेजेंट होते हैं भाई, तो देखो न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं क्या, स्पेसिफिक एनर्जी शेल्स। चिंता मत करना, ये हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। एटम के अंदर होगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं कौन, न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं एनर्जी शेल्स, स्पेसिफिक एनर्जी शेल्स। और इन्हीं शेल्स के अंदर हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। कौन प्रेजेंट होंगे भाई, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड, एटम में, एटम के अंदर न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। तो आई होप आपको बहुत ही बेसिक स्ट्रक्चर तो समझ में आया होगा एटम्स का। एटम की अगर हम बात करें तो एटम में होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, और प्रेजेंट होता है सेंटर में एक न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस है उसके अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के अराउंड एनर्जी शेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसी के साथ मैं आपको 2 चीजें और बता रही हूं, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक होता है एटॉमिक मास और एक होता है एटॉमिक नंबर। अब मैंने आपको कई बार बताया है कि एलिमेंट का एक मास होगा। एलिमेंट खुद किसका बना है, एटम्स का बना है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एलिमेंट का अगर मास है तो उसके पास, उस पर्टिकुलर एलिमेंट के पास मास कहां से आया, तो आप बोलोगे कि मैम जिन चीजों ने एलिमेंट को बनाया होगा उन्हीं चीजों ने मिलके क्या किया, एलिमेंट को मास दे दिया। सही बात है। तो एलिमेंट को बनाने वाले कौन थे, एटम्स थे। तो एटम्स ने क्या किया, एटम्स ने मिलके, एटम्स के पास क्या थे भाई, मास था। तो इन्हीं एटम्स ने क्या किया, कंबाइन किया, सभी एटम्स के मासेस कंबाइन हो गए और ये कंबाइंड मास बन गया किसका, ये कंबाइंड मास बन गया एलिमेंट का। तो एलिमेंट का मास कहां से आया है, एलिमेंट का मास आया है उसको बनाने वाले एटम्स से।
अब सवाल ये होता है कि ये जो हमारे पास एटम है, इस एटम के पास मास कहाँ से आया है? एटम का मास क्या होता है भाई? एटम के मास को ही हम बोलते हैं एटॉमिक मास। इसको हम और डिटेल में समझेंगे अपने इसी चैप्टर में, अपने अपकमिंग सेशंस में। तो एटम के मास को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक मास कहते हैं। ये एटॉमिक मास आता कहाँ से भाई? तो ये आता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से। एक एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा उसका एटॉमिक मास। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर कहां से आएगा भाई? एटॉमिक नंबर आने वाला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी कि एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे वो क्या बन जाएगा? उसका एटॉमिक नंबर बन जाएगा। और एक एटम्स में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उन दोनों के ही नंबर को ऐड कर दो तो वो क्या बन जाएगा? उस एटम का मास बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों चीजों को अच्छे से समझना है हमें, क्योंकि हमारे जो सेकंड और थर्ड लिमिटेशन है ना, उसमें हमको एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या थी भाई? कि अभी तक हम बोल रहे थे कि एटम जो है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, इंडिविजिबल पार्टिकल है, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। लेकिन एटम्स के ऊपर डिस्कवरी हुई, पता चला कि भाई एटम के अंदर तो उसकी खुद की एक अपनी दुनिया होती है। उस दुनिया में एटम के पास होते हैं 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स और होता है एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इस न्यूक्लियस के अराउंड प्रेजेंट होते हैं एनर्जी शेल्स। उन एनर्जी शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करेंगे एटम के अंदर। एटम का होता है एक एटॉमिक मास और एक होता है एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या बन जाते हैं? उस एटम का मास बन जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मिलके क्या बनाते हैं भाई? एटॉमिक नंबर बना देते हैं, उस एटम का नंबर बता देते हैं। ठीक है, चलो आई होप फर्स्ट आपको लिमिटेशन समझ में आई होगी कि किस तरीके से डाल्टन की जो थ्योरी थी उसका एक पोस्टुलेट गलत हो गया। अब सेकंड पोस्टुलेट, कुछ और भी उन्होंने पोस्टुलेट्स दिए थे, आई गेस ये थर्ड वाला पोस्टुलेट था जिसमें बोला गया था कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो मासेस में सेम होते हैं और हम बोलते हैं कि प्रॉपर्टीज में भी सेम होते हैं, है ना। ये थर्ड पोस्टुलेट था जहां पे हमको बताया गया था कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स है, अगर मैं बात करूं किसकी? हाइड्रोजन एलिमेंट की, तो हाइड्रोजन एलिमेंट को बनाने वाले कौन से एटम्स होंगे भाई? हाइड्रोजन एटम्स ही तो होंगे। मैं आपको बार बार एक ही चीज बता रही हूं कि एलिमेंट कैसे बनते हैं? सेम टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। अगर मैं बोलूं कि हमारे पास क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट है, तो ये हाइड्रोजन एलिमेंट किसका बना होगा? हाइड्रोजन एटम्स का ही बना होगा। तो डाल्टन ने अपनी थ्योरी में बोला था कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो आइडेंटिकल होते हैं, मासेस में भी बराबर होते हैं और प्रॉपर्टीज में भी बराबर होते हैं। लेकिन ये वाला पोस्टुलेट भी अनफॉर्चुनेटली गलत हो गया। मतलब क्या? गलत कैसे हुआ? इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ एलिमेंट, कोई ना कोई एलिमेंट होते हैं जिनके कुछ एटम्स होते हैं जो कि मासेस में डिफर करेंगे। भाई अगर मैं बोल रही हूं कि ये वाला पोस्टुलेट गलत हुआ है कि सेम एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो मासेस में सेम होते हैं, अगर मैं बोल रही हूं कि ये सेंटेंस गलत है, तो इसका मतलब क्या है कि देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनके एटम्स क्या हो जाएंगे? मासेस में डिफर कर जाएंगे, मासेस उनके डिफरेंट होंगे आपस में, और उन्हीं एटम्स को हम क्या कहते हैं? उन्हीं एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। और बेस्ट एग्जाम्पल पता है आइसोटोप का कौन है? बेस्ट एग्जाम्पल है कार्बन के आइसोटोप्स। ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल क्या होने भाई? कार्बन के आइसोटोप्स। कैसे? तो भाई कार्बन के आपको 3 आइसोटोप देखने को मिलते हैं। ये क्या हो जाएगा? C12, एक हो जाएगा C13 और एक क्या हो जाएगा? C14। ये C12, C13, C14 क्या है? ये सभी कार्बन के आइसोटोप्स हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट्स के वो वाले एटम्स जो कि अपने मासेस में क्या होते हैं? डिफर करते हैं, डिफरेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आइसोटोप्स कहते हैं। तो बेस्ट एग्जांपल कौन है आइसोटोप का? कार्बन के आइसोटोप्स हैं। ये यहाँ पे C12, C13 और C14 क्या रखे मैंने आपके सामने? कार्बन के 3 आइसोटोप रखे हैं। ठीक है, ये 12
ये 13 और ये 14 क्या बता रहा है कि इस वाले कार्बन एटम का मास है कितना, 12। एक चीज और है, ये जो मैंने आपको एटॉमिक मास और जो मैंने आपको एटॉमिक नंबर बताया है ना, इसको हम किसी भी एलिमेंट के अराउंड लिखते कैसे हैं। सपोज मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है, तो मैं क्या करूंगी, सबस्क्रिप्ट में लिखूंगी एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखूंगी, एटॉमिक मास लिखूंगी। रिप्रेजेंटेशन हमेशा आपको ऐसे ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या हमारा हाइड्रोजन एलिमेंट है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे सुपरस्क्रिप्ट में नीचे लिखूंगी मैं एटॉमिक नंबर और लेफ्ट हैंड साइड में ही ऊपर की तरफ सुपरस्क्रिप्ट में क्या लिखूंगी, एटॉमिक मास। तो सबस्क्रिप्ट में एटॉमिक नंबर और सुपरस्क्रिप्ट में ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे एटॉमिक मास आएगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे C12 क्या बता रहा है, C12 यहाँ पे बता रहा है कि कार्बन का, इस वाले कार्बन एटम का एटॉमिक मास क्या है, 12 है। इस वाले एटम का मास क्या है, 13 है। इस वाले कार्बन एटम का मास कितना है, 14 है। होना क्या चाहिए था, तीनों कार्बन ही एटम्स हैं, तीनों ही कार्बन एटम्स को आइडेंटिकल होना चाहिए था अकॉर्डिंग टू जॉन डाल्टन, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों, क्योंकि देखो तीनों कार्बन के एटम है लेकिन तीनों के एटॉमिक मासेस अलग अलग हैं। यहाँ पे कितना है, 12 है, यहाँ पे कितने हैं, 13 है, यहाँ पे कितना है, 14 है। अब ध्यान से बताओ सोच के कि एटॉमिक मास को बनाता कौन है। एटॉमिक मास को बनाते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स हम बोलते हैं कि एलिमेंट्स के वो एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास अलग अलग होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। एटॉमिक नंबर को बनाने वाले कौन है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों कार्बन एटम्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो कैसे हैं, बराबर है। इस वाले में भी 6 है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इस वाले में भी 6 है और इसमें भी 6 है। यानी कि इन तीनों ही कार्बन एटम्स का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है। क्यों, क्योंकि तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे हैं, बराबर हैं। लेकिन हम बोल रहे हैं कि मासेस अलग है। मासेस कैसे बनते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बनते हैं। हम बोल रहे हैं कि प्रोटॉन का नंबर कैसा है, सेम है। फिर भी अगर एटॉमिक मास अलग है तो क्यों गलत है भाई, क्यों अलग है, क्योंकि पूरा खेल है इस न्यूट्रॉन का। इन तीनों में ही हम बोलते हैं, तीनों ही कार्बन एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं। इसमें हम बोलते हैं पहले वाले में, C12 वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6 हैं। इसमें कितने हैं, सेकंड वाले में 7 हैं और इसमें कितने हैं, 8 हैं। आई होप ये सब चीजें आप समझ रहे हो। मैं रिपीट कर देती हूं मैं क्या बोलना चाह रही हूं कि अभी तक हमने ये पढ़ा था कि एक एलिमेंट है, उस एक एलिमेंट को बनाने वाले जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी आइडेंटिकल होते हैं, मासेस में सेम होते हैं और प्रॉपर्टीज में सेम होते हैं। लेकिन डिस्कवरीज आगे होती गई तो पता चलता क्या कि भाई ये वाली चीज गलत है। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनके एटम्स क्या करते हैं, मासेस में डिफर करते हैं और उन्हीं एटम्स को हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल किसका है आइसोटोप का, कार्बन का। कार्बन के 3 आइसोटोप हैं, C12, C13 और C14। ये C12 क्या बता रहा है कि ये वाला जो कार्बन एटम है इसके पास एटॉमिक मास कितना है, 12 है। ये वाला एटम क्या बता रहा है, C13, कि ये वाला जो कार्बन एटम है इसका एटॉमिक मास है 13 और ये क्या बता रहा है, ये वाला जो कार्बन एटम है इसके पास मास कितना है, 14 है। लेकिन माना कि इन तीनों कार्बन एटम्स का एटॉमिक मास अलग अलग है लेकिन एटॉमिक नंबर एक ही होगा। कितना होगा, 6 6 6। एटॉमिक नंबर को कौन बनाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बनाते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इन तीनों कार्बन एटम्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो बराबर ही हैं लेकिन हम बोल रहे हैं कि एटॉमिक मास अलग अलग है। एटॉमिक मास कौन बनाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर बनाते हैं। प्रोटॉन्स हम बोल रहे हैं कि सेम है तीनों में, तो यानी कि अलग अलग कौन हो रहा है भाई, अलग अलग हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स। यहाँ पे न्यूट्रॉन 6 है, यहाँ पे कितने 7 है, यहाँ पे 8 है। तो 6 + 6 12, एटॉमिक मास बन गया 12। 6 + 7 कितना हुआ, 13, एटॉमिक मास बन गया कितना, 13। 6 + 8 कितना हुआ, 14, तो एटॉमिक मास बन गया कितना, 14। तो जॉन डाल्टन की थ्योरी का एक और पोस्टुलेट गलत हो गया, जहां पे उन्होंने थर्ड पोस्टुलेट में बोला था कि भाई एलिमेंट्स को बनाने वाले जितने भी, एक पर्टिकुलर एलिमेंट को बनाने वाले जितने भी एटम्स हैं वो सभी कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे इन मास। लेकिन आप देख सकते हो कि ये मासेस क्या हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। इन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स कहेंगे। एक और जो फोर्थ पोस्टुलेट आया था जिसमें बोला गया था
कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो मासेस और प्रॉपर्टीज में अलग अलग होते हैं। लेकिन और डिस्कवरी हुई, पता चला कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है। देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनके एटम्स जो होते हैं, मतलब हम डिफरेंट अब एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, तो देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स जिनके एटम्स का मास कैसा होता है, मास हो सकता है बराबर। डाल्टन ने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में डिफर करेंगे मासेस में। जैसे कि मैंने बोला कि सपोज क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन क्या है, एक एलिमेंट है। हाइड्रोजन को बनाने वाले एटम्स क्या होंगे भाई, हाइड्रोजन एटम्स होंगे। तो उन हाइड्रोजन एटम्स का मास सपोज कितना है, x है। वहीं मैं अगर बात करूं दूसरे एलिमेंट की, सोडियम ले लिया मैंने, सोडियम एलिमेंट को बनाने वाले एटम्स कौन है भाई, सोडियम के एटम्स होंगे। तो उन सोडियम एटम्स का मास कैसा होगा, y होगा। यानी कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं वो आपस में मास में डिफर करेंगे, उनके बीच में मास का डिफरेंस होगा। लेकिन फर्दर डिस्कवरी हुई तो पता चला कि भाई ऐसा जरूरी नहीं है। कैसे जरूरी नहीं है, अभी मैं आपको बताती हूं कि भाई यहाँ पे कुछ और एलिमेंट्स भी प्रेजेंट हैं जिनके एटम्स एटॉमिक मास में सेम होते हैं। जैसे कि पोटेशियम ले लिया मैंने, ठीक है। इसके बाद में मैंने क्या ले लिया, कैल्शियम ले लिया। पोटेशियम और कैल्शियम दोनों ही अलग अलग एलिमेंट है। ये कैल्शियम है, ये पोटेशियम है, दोनों ही अलग अलग एलिमेंट है। लेकिन दोनों ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके मास बराबर होते हैं, इसका भी 40 और इसका भी 40। तो ऐसे एटम्स अलग अलग एलिमेंट्स के जिनका मास क्या हो, सेम हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। अभी हमने आइसोटोप्स पढ़े थे, अब हम पढ़ रहे हैं आइसोबार्स। आइसो का मतलब होता है सेम और बेरोस का मतलब होता है वेट। तो डिफरेंट एलिमेंट्स के ऐसे एटम्स जिनका मास कैसा हो, सेम हो, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स कहेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पोटेशियम एलिमेंट है और यहाँ पे हमारे पास क्या है, कैल्शियम एलिमेंट है। यहाँ पे हमने पोटेशियम का एक एटम लिया है, यहाँ पे हमने कैल्शियम का एक एटम लिया है, ठीक है। दोनों के ही आप मासेस देख रहे हो क्या है, बराबर है। लेकिन एटॉमिक नंबर क्या हो जाएंगे, अब अलग हो जाएंगे। इसमें कितने होते हैं एटॉमिक नंबर, पोटेशियम के एक एटम में एक एटम का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 19, ठीक है। और इसमें कितना होता है भाई, 20 होता है। कैल्शियम के एक एटम का एटॉमिक नंबर होगा कितना, 20, और पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 19 होगा। तो एटॉमिक मास दोनों की कैसे हैं, बराबर है, 40-40 है। लेकिन एटॉमिक नंबर कैसे हैं, अलग अलग हैं। एटॉमिक नंबर कौन बनाता है, एटॉमिक नंबर बनाते हैं प्रोटॉन्स। तो पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं भाई, एक एटम में 19 हैं, ठीक है। तो जाहिर है हम बोल सकते हैं कि न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 21 होंगे। तभी तो 19 + 21 मिलके क्या बना रहे हैं, 40 बना रहे हैं। कैल्शियम में हम बोल रहे हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 20 हैं। क्यों, क्योंकि हमने बताया कि एटॉमिक नंबर कितना है, 20 है। तो अगर हम बोल रहे हैं कि कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, यानी कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 20 हैं, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 20। तभी तो 20-20 मिलकर के 40 एटॉमिक मास बना रहे हैं। तो ऐसे एटम्स डिफरेंट एलिमेंट्स के जिनका एटॉमिक मास सेम होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स कहते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम और बेरोस का मतलब होता है वेट। तो ऐसे एटम्स फ्रॉम डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका मासेस क्या हो, सेम हो, उन्हें हम कहते हैं आइसोबार्स। तो फोर्थ पोस्टुलेट भी हो गया गलत डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का। फिर इसके बाद में उन्होंने बोला था कि सब्सटेंसेस मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स मे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या बोला, ये वाला ड्रॉबैक क्या है कि सब्सटेंसेस जो कि किसके बने होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स के। डाल्टन ने ये बोला था कि वो सब्सटेंसेस जो कि सेम टाइप के एटम से बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम होंगी। लेकिन ड्रॉबैक और डिस्कवरी हुई, पता चला कि ऐसा जरूरी नहीं है भाई। कुछ सब्सटेंसेस जो कि सेम टाइप के एटम से बने होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो सकती हैं। बेस्ट एग्जांपल पता है किस चीज का है, बेस्ट एग्जांपल है डायमंड का और ग्रेफाइट का, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट ये दोनों क्या हैं, सब्सटेंस है। दोनों ही किसके बने होते हैं, कार्बन एटम्स के बने होते हैं। डायमंड भी किसका बना है, कार्बन एटम्स का। ग्रेफाइट भी बना है किसका, कार्बन एटम्स का। तो अगर जॉन डाल्टन की माने तो उनके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए था
कि भाई डायमंड और ग्रेफाइट दो सब्सटेंसेस हैं, दोनों ही सब्सटेंसेस सेम टाइप के एटम से बने हैं, कार्बन एटम्स के बने हैं, तो दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। डायमंड हम बोलते हैं कि इट इज द हार्डेस्ट नेचुरली नोन सब्सटेंस। डायमंड एक ऐसा सब्सटेंस है नेचुरली अकर करता है जो कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है। और वहीं अगर हम बात करें ग्रेफाइट की तो ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट कैसा होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। डायमंड बहुत ही पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन ग्रेफाइट उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो यहां भी क्या हो गया, डाल्टन का जो लॉ था, जो उनका पॉस्टुलेट था वो गलत हो गया। उनने बोला था कि वो सब्सटेंसेस जो कि सेम टाइप के एटम्स के बने होंगे उनकी प्रॉपर्टी सेम होंगी। यहाँ पे हमने बोला कि डायमंड और ग्रेफाइट दो सब्सटेंसेस है और दोनों की दोनों कार्बन एटम्स के बने होते हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो डायमंड और ग्रेफाइट दोनों की प्रॉपर्टी सेम होनी चाहिए, लेकिन ये दोनों तो, इनमें तो जमीन आसमान का फर्क है। डायमंड हम बोलते हैं कि हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ग्रेफाइट हम बोलते हैं कि बहुत सॉफ्ट होता है। डायमंड पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, ग्रेफाइट बेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये तो हो गई गड़बड़। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जॉन डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी उसका एक और पॉस्टुलेट हुआ क्या, गलत। तो ये हमारे पास 4 मेजर ड्रॉबैक्स हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के। चारों को मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है। आई होप आप हर एक ड्रॉबैक को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। पहला ड्रॉबैक क्या था, समराइज करती हूँ मैं जल्दी से। पहला पॉस्टुलेट ये था उनका कि एटम जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इंडिविजिबल होते हैं, लेकिन डिस्कवरी हुई तो पता चला कि नहीं भैया, एटम के अंदर तो उनकी खुद की एक दुनिया होती है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस एक न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, न्यूक्लियस के बाहर क्या होते हैं, शेल्स प्रेजेंट होते हैं, उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मिलकर क्या बनाते हैं, एटम का मास बनाते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या बनाते हैं, एटम का एटॉमिक नंबर बना देते हैं, ठीक है। कैसे लिखते हैं हम, ये एलिमेंट है तो एलिमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखते हैं हम एटॉमिक नंबर, और सुपरस्क्रिप्ट में हम कहा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एटॉमिक मास लिखेंगे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट तो यही गलत हो गया कि एटम सबसे स्मॉलेस्ट है, नहीं है, उसके भी अंदर उससे भी छोटे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। फिर इसके बाद में बोला कि सेम एलिमेंट को बनाने वाले जितने भी एटम्स होते हैं वो सभी कैसे होते हैं, मासेस में एक जैसे होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जो कि अपने मासेस में अलग अलग होते हैं, और उन एटम्स को हम आइसोटोप्स कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल है कार्बन आइसोटोप का C12, C13, C14। इसका मास कितना है, कार्बन एटम का 12 है, इसका 13 है और इसका 14 है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है मतलब क्या, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में सेम है, तो अलग कौन है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फिर कुछ ऐसे भी एटम्स होते हैं, हमने बोला था कि डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स जो होते हैं वो कैसे होंगे, उनके मासेस अलग अलग होंगे, लेकिन यहाँ पे हमने देखा कि पोटेशियम और कैल्शियम दोनों ही अलग अलग एलिमेंट हैं, तो दोनों ही एलिमेंट के एटम्स का मास अलग अलग होना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हम देख रहे हैं कि दोनों का मास कितना है, 40-40 है। और ऐसे एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स जिनका मासेस क्या होता है, सेम होता है, उन्हें हम आइसोबार्स कहते हैं। आइसो मतलब सेम और बैरोस मतलब वेट। वो सब्सटेंसेस जो कि सेम टाइप के एटम से बने होते हैं, जरूरी नहीं है कि वो अपनी प्रॉपर्टीज में क्या हो, सेम ही हो। जैसे कि ग्रेफाइट और डायमंड देखा जाए तो दोनों कार्बन एटम्स के बने हैं, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि ये अपनी प्रॉपर्टीज में अलग अलग है। डायमंड बहुत हार्ड होता है, ग्रेफाइट बहुत सॉफ्ट होता है। डायमंड बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और ग्रेफाइट उतना ही अच्छा कंडक्टर होता है। आई होप ये सभी ड्रॉबैक्स आप सबको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। तो भाई आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जहां हम डिस्कस करेंगे कुछ और नए टॉपिक हमारे इस चैप्टर के। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com उसे विजिट कर लीजिएगा, जहां पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्लेलिस्ट में अरेंज्ड, साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहां पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।